हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था रिपोर्ट्स, ठीक है। और अभी इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तथ्याधारित वर्णन, यानी कि तथ्यों पे आधारित जो वर्णन होते हैं उसे तथ्याधारित वर्णन कहा जाता है, यानी कि तथ्यों पे आधारित वर्णन। तो वो वर्णन हम पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब ये जो वर्णन की जहां तक अपन बात करते हैं तो ये पर्सन पे भी हो सकता है, ठीक है, किसी प्लेस पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स पे भी हो सकता है, विजिट एंड जर्नी पे भी हो सकता है, यानी किस किस पे हो सकता है ये देखो, पहली चीज ये प्लेस पे हो सकता है, दूसरी चीज ये किसी पर्सन पे हो सकता है, तीसरी चीज ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट किसी वस्तु या यंत्र पे भी ये हो सकता है, किसी वस्तु या यंत्र पे भी हो सकता है, विजिट एंड जर्नी पे भी हो सकता है। हम कहीं जाएं, कोई जर्नी वगैरह हमने की, उसके बारे में विजिट एंड जर्नी इस पे भी ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक्टिविटी, सोशल मैटर्स एंड प्रोसेस पे भी हो सकता है, एक्टिविटी सोशल मैटर्स पे, एक्टिविटी, ठीक है, सोशल मैटर्स इन पे भी हो सकता है, सोशल मैटर्स पे भी हो सकता है, सोशल प्रोसेस पे भी हो सकता है, एंड सोशल मैटर्स एंड प्रोसेस। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लिए पांचों पॉइंट्स बन सकते हैं। मतलब ये प्लेस के ऊपर भी आ सकता है, किसी प्लेस का जो है हमको वर्णन करना हो तो मतलब उसके जो भी फैक्ट है, उसकी जो सत्य है, उन सब के बारे में हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, वो आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? कोई पर्सन है, जैसे भी कोई पर्सनैलिटी है, कोई मतलब सेलिब्रिटी है, जैसे महात्मा गांधी हो गया, नेहरू जी हो गए, इनमें से अगर किसी का भी हम वर्णन करते हैं तो वो भी इसमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन अंडर पर्सन आता है। किसी वस्तु का हम कर रहे हैं, किसी यंत्र वगैरह का कर रहे हैं, वो इसमें आ जाता है। हम कहीं घूमने फिरने गए, कोई यात्रा वगैरह करने गए, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, JOURNEY, कहीं यात्रा पे गए, किसी स्थान पे चले गए हम घूमने फिरने, तो वो विजिट हो जाती है। उनको हम इसके अंदर ले लेते हैं। कोई गतिविधि की हमने, कोई एक्टिविटी हुई, कोई सामाजिक मामला हुआ या कोई सामाजिक प्रक्रिया हुई, तो वो सब भी इसी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है स्टूडेंट्स? ये सब आती हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के अंडर। क्लियर? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि भाई प्लेस पे हमको लिखना है, किस पे लिखना है? प्लेस पे हमको लिखना है। तो प्लेस में हम क्या क्या लिखते हैं? भाई नेम ऑफ प्लेस आ जाएगा, उसकी कोई हिस्ट्री है तो वो आ जाएगी। क्लियर है? ये पांच इसके प्रकार हो जाते हैं कि भाई प्लेस के अंदर लिखा जाता है, पर्सन के अंदर भी लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी लिखा जा सकता है, विजिट जर्नी के अंदर भी लिखा जा सकता है, और एक्टिविटी या सोशल मैटर या प्रोसेस के अंदर भी लिखा जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेस के अंडर वाला लेते हैं, ठीक है, कि भाई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस, किसी भी स्थान का अगर हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। क्लियर है? या पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपन इसका जो मतलब इसमें जो मेन चीजें लिखने के लिए जो जरूरी होती हैं वो लिख लेते हैं अपन, ठीक है, ये बाद में बता देंगे, ठीक है। तो मेन चीजें क्या होती हैं भाई? सबसे पहले पेज के मध्य में, ठीक है, शीर्षक को पृष्ठ के बीचों बीच लिखें, ठीक है। पहली चीज
राइट द टाइटल। राइट द टाइटल, आपका जो साइट टाइटल है वो कहाँ लिखा जाएगा? इन द सेंटर ऑफ द पेज, प्रीफरेबली, यानी कि प्राथमिकता ज्यादा की जाएगी किसको? प्रीफरेबली इन कैपिटल लेटर्स। प्राथमिक रूप से हम इसे किस में लिखने की कोशिश करेंगे? कैपिटल लेटर्स में लिखने की कोशिश करेंगे। किसमें भाई स्टूडेंट्स? कैपिटल लेटर्स में, यानी कि हमेशा बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में इसको लिखा जाना चाहिए। हिंदी में हम इसको लिखें, शीर्षक को पेज के बीचों बीच, पेज को पृष्ठ बोलते हैं, बीचों बीच बड़े अक्षरों में लिखना है, बड़े अक्षरों में। क्लियर है जी? कैपिटल लेटर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बड़े अक्षरों में। ठीक है जी। इसके बाद में टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। क्या करना है? लीव a little gap between टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। यानी इसका जो वर्णन करेंगे ना अपन, किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो उसका वर्णन और उसका जो टॉपिक है उसके मध्य थोड़ा सा गैप होना चाहिए। यानी कि शीर्षक तथा वर्णन के बीच थोड़ा सा गैप। ठीक है जी, थोड़ा सा गैप हम देके उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें और मेन रूप से ध्यान रखनी पड़ेंगी? संबंधित प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल करेंगे। ठीक है, वैल्यू पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिव टाइप्स, वैल्यू पॉइंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑफ रेस्पेक्टिव टाइप, ये हो जाएगी हमारी सबसे एक मतलब अहम चीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करेंगे। संबंधित प्रकार के, रेस्पेक्टिव यानी संबंधित प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु, संबंधित प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु जी, ये इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? तो क्या चीजें हो गई? पहली चीज तो ये कि भाई शीर्षक जो आप लिखेंगे वो पेज के बीचों बीच बड़े अक्षरों में होना चाहिए। दूसरी चीज आपकी क्या रहेगी कि आपका जो शीर्षक है उसके और वर्णन के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तीसरी चीज, आप संबंधित प्रकार के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो लिख देंगे। क्लियर है? उसके बाद में आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होनी चाहिए? अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर विथ वन थॉट इन वन पैराग्राफ। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर विथ वन थॉट इन वन पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ में एक ही विचार आना चाहिए। यानी कि इसके अलग अलग पैराग्राफ बनेंगे, अलग अलग विचार के हिसाब से अलग अलग पैराग्राफ बनेंगे। कहने का मीन ये है कि भाई एक अगर पैराग्राफ है तो उसमें एक ही विचारधारा, आपको एक ही विचार उसमें रखना है, दो तीन चीजों को एक साथ नहीं घुसेड़ना है। यहाँ पे मतलब संरचना अच्छी संरचना के साथ एक पैराग्राफ में एक ही विचार के साथ अच्छी
अच्छी संरचना, यानी आप जो संरचना इसकी बनाएंगे वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक पैराग्राफ में आप एक ही विचार को रखेंगे, मतलब एक पैराग्राफ में आप 2-3 बातें नहीं बताएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद आपको जो टेंस का यूज करना है वो नीड के अनुसार, यूज टेंस केयरफुली अकॉर्डिंग टू नीड। यूज ऑफ टेंस केयरफुली अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि आवश्यकता अनुसार टेंस का सावधानी पूर्वक प्रयोग। आवश्यकता अनुसार टेंस का सावधानी पूर्वक उपयोग। ठीक है भाई, टेंस का जो उपयोग करेंगे आप इसमें बड़ी सावधानी पूर्वक करेंगे और वाक्य में जिस टेंस की आवश्यकता है, जिस टेंस की जरूरत है, उसी के हिसाब से हम इसमें यूज करेंगे। भाई जैसे अपन ने पिछले में रिपोर्ट पढ़ा था, तो उसमें नेसेसरी क्या था कि आप पास्ट टेंस में लिखते थे, क्या था, पास्ट टेंस में। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, आप किसी भी टेंस में इसको प्रीफर करके लिख सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है कि भाई हाँ हम तो भी पास्ट में ही लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में इसको नहीं लिख सकते या फ्यूचर में नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो नीड होती है प्रेजेंट की नीड है, प्रेजेंट यूज कीजिए, पास्ट की नीड है तो आप पास्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और चीज का ध्यान रखनी है भाई, अलग अलग प्रकार की वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, अलग अलग प्रकार के वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी। 5 हो गए, तो 6th यहाँ पे लिख देता हूँ, वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस, वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी। या आप इसमें जो शब्द भंडार यूज करेंगे, आप इसमें जो शब्द भंडार यूज करेंगे वो शब्द और जो वाक्य हैं वो अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, यानी अलग 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 प्रकार के वाक्य और शब्द, अलग अलग प्रकार के वाक्य और शब्दों का इसमें यूज किया जाता है। क्लियर है? और एक और बड़ी चीज होती है इसमें, क्रमबद्धता, ऑर्डर, कोहेशन, कोहेरेंस एंड रिलेवेंस। क्रमबद्धता, सुसंगठन, मतलब अच्छे से संगठित करके लिखना है, स्पष्ट और बोधगम्यता। क्लियर है? तथा संगतता इसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ शब्द सीमा, सबसे मुख्य चीज, 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है कि शब्द सीमा जितनी आपको बताई जा रही है उतनी ही शब्द सीमा में आप इसे लिखेंगे। क्लियर है? तो अब चाहे प्लेस पे आए, चाहे पर्सन पे आए, चाहे ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे आए, किसी पे भी आए, आपको फॉर्मेट सब में यही सेम फॉर्मेट रखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? फॉर्मेट में इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स आई विल टू से कि फॉर्मेट आपका यही रहेगा, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट्स ये हो गया इसका प्रॉपर फॉर्मेट। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे कि भाई जैसे ये मान लीजिए आपका पेज है, तो मध्य में आप लिख देंगे उसका कैपिटल लेटर में जो टॉपिक होगा, जो टाइटल है वो लिख देंगे। फिर थोड़ा सा मतलब ये मान लीजिए अपन एक लाइन छोड़ देते हैं, वो छोड़ देंगे। उसके बाद जो अपना डिस्क्रिप्शन है वो लिखेंगे। ठीक है भाई, क्या है, किस बारे में, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। वो अलग अलग, जैसे पर्सन का बताऊंगा तो पर्सन के हिसाब से, प्लेस का बताऊंगा प्लेस, वो सारी अभी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है? ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अब लिखते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है भैया, वैल्यू पॉइंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव टाइप, यानी संबंधित प्रकार के जो भी आप बिंदु लें, महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए, और जो आपका टाइटल है उससे संबंधित होने चाहिए। आलतू फालतू नहीं लिखना है, टाइटल से संबंधित जो बिंदु है वही आपको ऐड करने हैं। क्लियर है? उसके बाद में वेल स्ट्रक्चर, इसकी संरचना अच्छी होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी ओनली वन थॉट इन वन सेंटेंस, वन पैराग्राफ, सॉरी, देयर शुड बी ओनली वन थॉट इन वन पैराग्राफ, की एक पैराग्राफ में एक ही विचार होना चाहिए, एक से ज्यादा विचार एक पैराग्राफ में
नहीं होने चाहिए, स्ट्रक्चर बड़ा शानदार होना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद में आप जो टेंस यूज करेंगे, टेंस यूज करेंगे आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और बहुत सावधानी से यूज करेंगे। जहां आपको प्रेजेंट की जरूरत है प्रेजेंट ही यूज कीजिए, पास की जरूरत है पास ही कीजिए, फ्यूचर की जरूरत है फ्यूचर ही कीजिए। ये नहीं कि भैया हम टेंस का कोई ऑर्डर नहीं देख रहे, यूं दे चल रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है, क्लियर है। और उसके बाद में जो वाक्य आप यूज करें फिर अलग अलग प्रकार के वाक्य होने चाहिए, शब्द अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। यानी कि भाई हम एक सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो सेंटेंस भी बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, तो अब आगे अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अब बताते हैं कि बच्चे जैसे पर्सन पे लिख रहे हैं तो पर्सन पे कैसे लिखा जाएगा, क्लियर है। जैसे पर्सन पे है तो कैसे, प्लेस पे है तो कैसे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम पर प्लेस पे लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट अपना है वो है, मैं प्लेस पे लिख देता हूँ, ठीक है। प्लेस का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, क्लियर है। तो अब इसमें हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, नेम ऑफ द प्लेस। भाई किसी प्लेस का पहले अपन वर्णन करेंगे, तो अपन वर्णन करने से पहले ये तो देखेंगे ना कि ना जिस प्लेस का हम करने जा रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं, वो प्लेस है कौन सा, पहले वो तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा प्लेस है। बिना प्लेस के हम कैसे कर देंगे। उसके बाद अगर इस प्लेस का कोई इतिहास है, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, ऑफ द प्लेस इफ एनी। भाई अगर किसी प्लेस का कोई इतिहास ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन अगर उसका कोई इतिहास है तो हम वो इतिहास इसमें सबसे पहले सेकंड नंबर पे लिखेंगे, पहले नहीं, पहले नहीं, उसको उसके बाद में अपन लिखते हैं, क्लियर है। उसके बाद में वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, हमने उस पर उसको कैसे यूज किया, किस किस चीजों के लिए भाई। उसके बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी वहाँ का वातावरण कैसा है, ऑफ द प्लेस। उसके बाद में यूज ऑफ दैट प्लेस, उस जगह का हम यूज किस तौर पे करते हैं, यानी कि भाई जैसे उसको हम सैर सपाटे के रूप में, एक हिल स्टेशन के रूप में, या किस रूप में हम उसका यूज करते हैं, वो चीज इसमें आएगी, क्लियर है। और उसके बाद में हम जो लिखेंगे एनी अदर, उससे संबंधित और कोई पॉइंट हो तो, ठीक है, एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, उससे संबंधित अगर कोई दूसरा कोई अन्य पॉइंट है या पॉइंट्स हैं तो हम वो लिख देते हैं, उससे संबंधित कोई दूसरे पॉइंट्स हैं तो वो लिख दिए जाते हैं रिलेवेंट पॉइंट या फिर पॉइंट्स, क्लियर है। तो ये 5 चीजें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, यानी कि जगह का नाम, जगह का नाम, क्लियर, जगह की इसका इतिहास अगर कुछ है, अगर जगह का इतिहास यदि कोई है तो, यदि कोई है, अगर इतिहास है ही नहीं तो हम कहाँ से लिख देंगे, अगर है इतिहास तो हम लिखेंगे उसका। एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, जगह का वातावरण कैसा है, जगह का वातावरण, क्लियर। उसके बाद में उस स्थान का उपयोग, उस स्थान का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, और अन्य संबंधित बिंदु, अगर उससे संबंधित और भी कोई बिंदु है
तो उसको हम इसमें लिखते हैं अन्य संबंधित बिंदु में। क्लियर है? तो ये पांचों चीज आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। कब रखनी है स्टूडेंट्स? जब हम किसी प्लेस का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, हम जब किसी प्लेस के बारे में लिख रहे हैं तो हमको इन बिंदुओं पे मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स और उसका आंसर देंगे। अपन पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, you are Nitin Kumar. Your school has built a new auditorium. ये आप क्या हैं? आपका नाम नितिन कुमार है और आपके स्कूल में एक नया ऑडिटोरियम तैयार किया गया है। ठीक है? और वो बहुत ही वेल प्लान्ड है। ठीक है? ऑडिटोरियम वेल प्लान्ड टू होल्ड एकेडमिक एंड कल्चरल प्रोग्राम। न्यू ऑडिटोरियम वेल प्लान्ड टू होल्ड कल्चरल एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स क्लियर है? ये आप नितिन कुमार है, आपकी स्कूल में क्या हुआ है? एक नया ऑडिटोरियम बनवाया गया जो बहुत ही वेल प्लान है। किस चीज के लिए बनाया गया है? कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए और एकेडमिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उन सब के लिए वो बनाया गया है। क्लियर है? तो अब क्या करना है, आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है? तो इसके बारे में राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन not more than 100 words. Not more than 100 words. अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि मोस्टली एग्जाम्स में क्या माना जाता है कि भी एक लाइन में हम अक्सर 10 वर्ड मानते हैं। ठीक है? तो यहाँ जब 100 वर्ड्स की बात कर रहा है तो कोशिश आप ये कीजिए कि 10 लाइन्स के अंदर ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए 10 लाइन के अंदर, क्योंकि एक लाइन में अप्रोक्सीमेटली 10 वर्ड्स माने जाते हैं। वन लाइन में 10 वर्ड्स माने जाते हैं। तो हमको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि 10 by 10 मतलब अप्रोक्सीमेटली अपना 10 वर्ड्स और 10 लाइन्स हो। तो ये यहाँ पे आपके 100 वर्ड्स का हो जाता है। कोशिश ये करनी है कि 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आपका ये हो जाए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए हम अब इसका आंसर भी लिखते हैं। ठीक है? तो अब क्या है भैया, आपके स्कूल के लिए बड़ा गर्व का काम है। हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, स्कूल ऑडिटोरियम। तो सबसे पहले आपको मध्य में क्या लिखना है, इसका टॉपिक लिखना है, टाइटल लिखना है। तो टाइटल क्या है, स्कूल ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं SCHOOL, स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है? ये हो गया अपना टॉपिक। क्या हो गया ये? टॉपिक। क्लियर? अब इसको अंडरलाइन कर देते हैं, अच्छा लगेगा। फिर हम यहाँ से ये अब थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपन। दिस ईयर
इज अ प्राउड एडिशन, प्राउड एडिशन। भैया इस साल क्या हुआ है कि हमारे विद्यालय में एक बहुत गर्वपूर्ण इज ए प्राउड एडिशन इन आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल में एक बहुत ही गर्वित महसूस करवाने वाली कोई चीज ऐड हुई है। और ये क्या है? दिस इज एन ऑडिटोरियम, दिस इज एन ऑडिटोरियम। क्या है जी? ये एक ऑडिटोरियम बना है स्कूल में। क्या बना है स्कूल में? एक ऑडिटोरियम। ठीक है, चलिए जी। तो स्कूल में ऑडिटोरियम बना है, वो स्कूल के लिए क्या है? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है इसलिए इसके साथ में क्या आएगा? इट का यूज होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में क्या है? उसका नाम क्या दिया गया है भाई? इट हैज बीन नेम्ड रविंद्र रविंद्रनाथ ऑडिटोरियम, रविंद्रनाथ ऑडिटोरियम। कि भैया ये जो ऑडिटोरियम बना है इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया है रविंद्रनाथ ऑडिटोरियम। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, अब इससे आगे हम लिखते हैं कि भाई इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी वो कितनी है और चेयर्स कैसी हैं। ठीक है, तो भैया अब ये एक चीज हो गई। दूसरा पैराग्राफ हम इसकी चीजों पे लेते हैं। इट हैज सीटिंग कैपेसिटी, इट हैज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 300। भैया इसमें एक बार में कितने लोग बैठ सकते हैं? 3000 बैठ सकते हैं। इसमें एक साथ 3000 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, अब चेयर्स आर, इसकी जो चेयर्स है वो क्या है? कुशन। मतलब सभी चेयर्स में पीछे यानी कमर के पास में क्या है? ऐसे एकदम आरामदायक जो होता है कुशन तकिया टाइप का है, जिससे कि आराम से, और नीचे भी अच्छे से कुछ मटेरियल तकिया टाइप का है जिससे कि आरामदायक तरीके से हम बैठ सकते हैं। कुशन भी है एंड कंफर्टेबल भी है। भाई क्यों है कंफर्टेबल? क्योंकि कुशन होने की वजह से वो क्या है? कंफर्टेबल भी है, बहुत ज्यादा आरामदायक भी वो है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अब ये बना है तो इसमें भाई क्या किस लिए बना है? कल्चर प्रोग्राम्स के लिए बना है। तो उसमें क्या होगा? स्टेज भी होगा। देयर इज अ लार्ज स्टेज टू परफॉर्म प्रोग्राम्स, कि वहां पे प्रोग्राम्स परफॉर्म करने के लिए एक बड़ा सा क्या है? बड़ा सा एक स्टेज भी है। क्या है? बड़ा सा एक स्टेज भी है, और साथ ही साथ उसमें फुट लाइट्स हैं एंड स्काई लाइट्स भी हैं। ठीक है, देयर आर फुट लाइट्स एंड स्काईलाइट्स। क्या उसमें फुट लाइट्स भी है, स्काई लाइट है, यानी ऊपर नीचे चारों तरफ क्या है? उसमें बहुत सारी लाइट्स हैं जिससे कि रोशनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं हो सकती है। क्लियर है? इसके बाद में क्या है? इसमें ये फुल्ली एयर कंडीशनड है। ठीक है, इको प्रूफ भी है। द ऑडिटोरियम
ऑडिटोरियम इज फुल्ली एयर कंडीशनड। क्लियर है? क्या है भैया? पूर्ण रूप से ये एयर कंडीशन है, मतलब एसी फिटेड है, ठीक है, और साथ ही साथ इको प्रूफ भी है। एंड इको प्रूफ से मतलब समझते हैं, इको प्रूफ का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज बोलते हैं ना तो वो गूंजती है। इको का मतलब होता है गूंज। तो उस होल में कोई भी चीज अगर बोली जाती है तो वो गूंजती नहीं है, इस प्रकार से उसको बनाया गया है। तो यानी कि वो इको प्रूफ भी है, बड़ा फायदेमंद है। मोस्टली क्या होता है, किसी होल वगैरह में प्रोग्राम हो रहा होता है तो इको प्रूफ नहीं होने की वजह से गूंजता है उसमें, और गूंजने की वजह से क्या होता है कि आधी चीजें हमको समझ में नहीं आती है। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें से आधी चीजें हमको समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि गूंजता है, कानों में गूंज आती है, और वो जो साफ चीज होनी चाहिए हमको समझ में नहीं आ पाती है। तो वो समझ में नहीं आ पाती है। क्लियर है? और जब ये इको प्रूफ है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हर शब्द और हर साउंड क्लियरली सुनाई देती है। ठीक है? सो each word and each sound is clearly heard. तो वहां पे प्रत्येक शब्द और प्रत्येक जो ध्वनि है बड़े स्पष्ट तरीके से सुनाई देती है। ये भी इस होल का एक बहुत ही बड़ा फायदा है। क्लियर है? उसके बाद में सीलिंग ट्यूबलाइट्स हैं। क्या है वहां पे? उसकी सीलिंग में जो है ट्यूबलाइट्स हैं। क्लियर है? There are ट्यूबलाइट्स इन सीलिंग। क्लियर? There are ट्यूबलाइट्स इन द सीलिंग। कि भैया उसकी जो छत है, छत में क्या है? ट्यूबलाइट्स हैं। उनका इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है कि हर चीज क्लियरली वहां पे दिखाई भी देती है, दिखाई देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब वो ऑन की जाती है तो हर नूक और कॉर्नर ऑडिटोरियम का क्या होता है? क्लियरली विजिबल होता है। When they are on, every nook and corner, ठीक है, of the auditorium is clearly visible। कि जब ये लाइट्स ऑन होती हैं तो जो होल है उसका हर कोना और हर जगह, उसकी हर जगह और हर कोने को बड़े आराम से, बड़े स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मतलब उनमें अच्छा दृश्य बनता है, बहुत आराम से हम उसे देख सकते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे भैया बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक आ चुके हैं यहाँ पे किसी प्रोग्राम में और किसी अन्य एक्टिविटी में। ठीक है? फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू, मुख्यमंत्री से प्रेसिडेंट तक, चीफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, president came here in some program, came
एयर इन सम प्रोग्राम और अदर, कि भैया यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं, प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं किसी न किसी प्रोग्राम में या फिर किसी और अदर एक्टिविटी में आ चुके हैं, और इसका स्कूल को क्या है, बहुत ही गर्व है। ठीक है, द अदर द स्कूल इज प्राउड ऑफ, कि पूरे स्कूल को इस पे क्या है, गर्व है। द स्कूल इज प्राउड ऑफ इट, स्कूल इज प्राउड ऑफ इट। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हो गया है अपना स्कूल ऑडिटोरियम। यानी ये जो हमने लिखा है ये किससे रिलेटेड है भाई, ये प्लेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्लेस से। इसको लिखना नहीं है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। स्कूल ऑडिटोरियम क्या एक प्लेस है ना, स्कूल में बनाई जाने वाली एक जगह है, तो प्लेस से रिलेटेड हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं आपको भी समझा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स समझ लेते हैं हम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, दिस ईयर इज ए प्राउड एडिशन इन आवर स्कूल, कि इस साल हमारे स्कूल में एक गर्व महसूस करवाने वाली चीज जुड़ी है, एक गर्व महसूस करने वाला कुछ जुड़ा है। वो जुड़ा है, क्या है, इट इज एन ऑडिटोरियम। ये क्या है भैया, ये एक ऑडिटोरियम है। क्या है, ये एक ऑडिटोरियम है। क्लियर है, चलिए ठीक है। फिर इट हैज बीन नेम्ड रविंद्रनाथ ऑडिटोरियम। अब भैया कोई भी रंगमंच, ऑडिटोरियम को हिंदी में क्या कहेंगे हम, रंगमंच। कोई भी रंगमंच वगैरह तैयार होता है तो वो जो रंगमंच होता है उसका कुछ ना कुछ नाम भी दिया जाता है। क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ नाम भी दिया जाता है। तो इस रंगमंच का नाम क्या दिया गया है, रविंद्रनाथ रंगमंच। क्लियर। इट हैज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 3000। इसमें बैठने वाले लोगों की जो क्षमता है, कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें, इसमें लोगों के बैठने की 3000 की क्षमता है। इसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं। द चेयर्स आर कुशन्ड। कुशन मीन्स क्या होता है भाई, तकिया। तो ये कुशन यानी तकिए वाली, तकिए वाली या गद्देदार कह सकते हैं हम इसको, या गद्देदार, जिसमें गद्दा लगा होता है ना, तो वो वाली इसकी चेयर है। कुशन्ड एंड कंफर्टेबल। कंफर्टेबल यानी आरामदायक। इसकी जो चेयर्स हैं, जो कुर्सियां हैं इसमें, वो बड़ी ही मतलब गद्देदार और आरामदायक भी हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। देयर इज अ लार्ज स्टेज टू परफॉर्म प्रोग्राम्स। और वहां पे प्रोग्राम्स परफॉर्म करने के लिए एक बड़ा सा स्टेज भी है। क्या है, एक बड़ा सा मंच भी है। क्योंकि भाई हम ऑडिटोरियम बना रहे हैं, ठीक है, हमने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया। क्यों बनवाएंगे भाई, हमारे यहाँ पे हो सकता है कि प्रोग्राम करने के लिए कोई अच्छा प्लेस नहीं हो, तो उसी के लिए हम बनवाएंगे। तो जब हम बनवा रहे हैं तो उसमें बढ़िया सा स्टेज होगा कि लोग आए देखें, अरे वाह इतना बढ़िया स्टेज है। और मोस्टली क्या होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो आप वहां पे देखेंगे सबसे ज्यादा किसी चीज को अगर सजाया जाता है, डेकोरेट अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा किया जाता है, तो वो कहाँ पे किया जाता है भाई, डेकोरेशन। डेकोरेशन सबसे ज्यादा स्टेज पे की जाती है। क्यों की जाती है, कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो उसका पूरा फोकस, देखने वालों का, ऑडियंस का पूरा फोकस कहाँ पे होता है, स्टेज पे होता है। कहाँ पे होता है, स्टेज पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक स्टेज भी बना है, और स्टेज बड़ा सा स्टेज उसमें है। क्लियर है। देयर आर फुट लाइट्स एंड स्काई लाइट्स। फुट लाइट्स एंड स्काई, नीचे की साइड भी लाइट्स है जो ऊपर की तरफ रोशनी फेंक रही है, और ऊपर की साइड लाइट है वो नीचे की तरफ रोशनी फेंकती है। तो उसमें मतलब काफी ऊंचाई पे भी लाइट्स हैं और नीचे भी लाइट्स हैं। क्लियर है। द ऑडिटोरियम इज फुल्ली एयर कंडीशंस। ये जो ऑडिटोरियम है पूरा एसी फिटेड है, वातानुकूलित ये पूरा ऑडिटोरियम है। यानी आप अगर सर्दी में बैठे हैं तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी में बैठे हैं तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, कि भाई दोनों प्रकार के इसमें क्या है, एयर कंडीशंस है, मतलब गर्म भी और ठंडा भी। तो यानी यहाँ पे क्या बता रहा है, कंप्लीटली पूर्ण रूप से एयर कंडीशन भी ये है। और साथ ही साथ इको प्रूफ भी है। इको प्रूफ यानी साउंड, गूंज नहीं होती है इसमें। सबसे बड़ी समस्या होती है किसी बड़े हॉल में
प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो जो बोलने वाला होता है उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसकी इको बार बार, उसकी जो टकराहट है, गूंज जो होती है हमारे कानों में जाती है, तो उसके वर्ड्स क्लियरली सुनाई नहीं दे पाते हैं। तो क्लियरली सुनाई नहीं दे पाते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होता है कि भाई इको प्रूफ हम क्या कर देते हैं उसमें, उसको इको प्रूफ बनाते हैं। इको प्रूफ बनाने से क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स, कि वो जो गूंज होती है वो वापस टकरा के हमारे कानों में सुनाई नहीं देती, और जब वो वापस हमारे कानों में सुनाई नहीं देगी तो हमें सुनने में भी मजा आएगा और हर चीज क्लियरली सुनाई देगी। तो इको प्रूफ है उसकी वजह से। सो ईच वर्ड एंड ईच साउंड इज क्लियरली, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि वहां हर एक शब्द और हर एक जो आवाज है वो क्लियरली हर्ड होती है। सॉरी, यहाँ पे हर्ड हो रहेगा वर्ड, मैंने लिखा नहीं, HEARD, HEARD, हर्ड। तो सो ईच वर्ड एंड ईच साउंड इज क्लियरली हर्ड, इसलिए हर शब्द और हर आवाज को बड़े साफ तरीके से सुना जा सकता है। Sound is clearly heard, is clearly heard, HEARD, क्लियर है। और यहाँ है देयर आर, ठीक है। तो इको प्रूफ होने की वजह से वहां बोला जाने वाला हर शब्द और हर साउंड, हर ध्वनि बड़ी ही क्लियर सुनाई देती है। बड़ा संतोषजनक काम होता है ये। देयर आर ट्यूब लाइट्स इन द सीलिंग्स, जो छत है, सीलिंग्स यानी छत, सीलिंग्स यानी क्या होता है भाई, छत। इसकी जो छत है ना, छत में क्या है, ट्यूब लाइट्स लगी हुई है, जिससे लाइट इफेक्ट काफी शानदार आता है, देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। क्लियर है। और साथ ही साथ व्हेन दे आर ऑन, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द ऑडिटोरियम इज क्लियरली विजिबल, कि जब वो छत की जो सीलिंग की जो ट्यूबलाइट्स है, जब वो सीलिंग की ट्यूबलाइट्स जलती हैं तो क्या होता है कि भाई हर एक कोना ऑडिटोरियम का, एक एक कोना और एक एक मतलब प्लेस, हर प्लेस उसका बड़े आराम से, बड़े साफ सुथरे और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्लियर है। उसके बाद फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, ये लीजिए भाई, बहुत बड़ी बात होती है, मुख्यमंत्री से लेके और राष्ट्रपति तक भी किसी न किसी प्रोग्राम में इस ऑडिटोरियम में आ चुके हैं, यानी इस स्कूल में आ चुके हैं। और जब स्कूल में भाई चीफ मिनिस्टर आ रहा है या प्रेसिडेंट आ रहा है, तो स्कूल के जो मेंबर्स होते हैं, स्कूल के जो कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं या टीचर्स होते हैं, उसके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, बड़ा गर्व का मामला होता है। ठीक है। तो द स्कूल इज प्राउड ऑफ इट। और जब ये ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो इस चीज का क्या है, स्कूल को बहुत ही गर्व है, स्कूल को इन चीजों से बहुत ज्यादा गर्वित महसूस अपने आप में होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था आज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, और वो भी किस पे, प्लेस पे। किस पे था, प्लेस पे था। ठीक है। आशा करता हूँ इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। आपको सॉल्यूशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।